तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। और ये जो वोकैब सेशंस हैं ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एथेरियल। दोस्तों एथेरियल का मतलब होता है बहुत ही हल्का और सुंदर, यानी कि स्वर्ग जैसा, यानी कि कोई चीज़ नाजुक होती है बहुत ज़्यादा। यानी कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, बहुत ज़्यादा हल्की होती है, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट और सुंदर होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एथेरियल हम उसे कहेंगे। यानी कि किसी चीज़ को आप जो है वो सुंदर बताने के लिए, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बताने के लिए आप जो है वो एथेरियल का यूज़ करते हो। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा नाजुक भी होती है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डेलिकेट या फिर हेवनली। दोस्तों डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, हेवनली का मतलब होता है स्वर्ग जैसा, यानी कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एंटोनिम इसका होता है सॉलिड या फिर मटेरियल। कोई चीज़ सख्त होना, बिल्कुल किसी मटेरियल की होना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल ठोस होना, सख्त होना, तो उससे हम कहेंगे सॉलिड या फिर मटेरियल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ड्रेस वॉज मेड अप ऑफ एन एथेरियल फैब्रिक दैट फ्लोटेड इन द एयर। यानी कि जो ड्रेस थी वो इतने ज़्यादा एथेरियल फैब्रिक से, यानी कि इतने ज़्यादा हल्के, सुंदर और नाजुक फैब्रिक से बनी हुई थी कि वो जो हवा में जो है वो लहरा रही थी। यानी कि वो ड्रेस जो है वो इतनी ज़्यादा हल्की, सुंदर और नाजुक थी कि वो हवा में बह रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एथेरियल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेलिनिएट। दोस्तों डेलिनिएट का मतलब होता है स्पष्ट वर्णन करना, चित्रण करना, प्रस्तुत करना। यानी कि किसी चीज़ को जो है वो क्लियरली रिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करना, किसी चीज़ को क्लियरली जो है वो सबके सामने पेश करना, रखना, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेलिनिएट हम उसे कहेंगे। सबको बताना, तो उसे कहा जाता है डेलिनिएट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिस्क्राइब या फिर रिप्रेजेंट। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, स्पष्ट तरीके से बोलना, बताना, ओके, प्रस्तुत करना। रिप्रेजेंट का मतलब आपको पता होगा, प्रस्तुत करना, यानी कि किसी के सामने जो है वो किसी चीज़ का चित्रण करना, यानी कि रिप्रेजेंट करना। एंटोनिम इसका होता है कंफ्यूज या फिर ऑब्सक्योर। या फिर कंफ्यूज या फिर ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि किसी को उलझाना, यानी कि मिसगाइड करना, किसी को उलझन में डालना, यानी कि पेचीदा स्थिति बना देना, तो उससे हम क्या कहेंगे, कंफ्यूज या फिर ऑब्सक्योर हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रिपोर्ट डेलिनेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच टीम मेंबर। यानी कि जो रिपोर्ट है उसमें जो है वो हर एक टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया था, अच्छे से उसमें जो है वो एक्सप्रेस किया गया था। यानी कि उस रिपोर्ट में जो है वो हर एक टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दिया गया था, यानी कि उनकी क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये उस रिपोर्ट में अच्छे से समझाया गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेलिनिएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिसेंटर। दोस्तों डिसेंटर का मतलब होता है विरोधी, असहमत व्यक्ति, यानी कि मतभेद रखने वाला। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा जो है वो असहमत होता है, किसी से भी विरोध करता है, यानी कि अपोज करता है किसी चीज़ का, या फिर मतभेद रखता है, यानी कि वो जो है वो एग्री नहीं होता है किसी चीज़ से, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसेंटर कहेंगे। यानी कि विरोधी व्यक्ति को हम कहते हैं डिसेंटर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ओपोनेंट या फिर प्रोटेस्टर। ओपोनेंट या फिर प्रोटेस्टर का मतलब होता है विरोधी व्यक्ति, असहमत व्यक्ति या फिर मतभेद रखने वाला व्यक्ति। एंटोनिम इसका होता है सपोर्टर या फिर फॉलोअर। यानी कि जो व्यक्ति जो है वो सहायता करता है, सपोर्ट करता है या फिर फॉलो करता है, किसी चीज़ का अनुकरण करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सपोर्टर या फिर फॉलोअर हम उसे कहेंगे। बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है इन अ रूम फुल ऑफ सपोर्टर शी वॉज द ओनली डिसेंटर। यानी कि जहाँ एक रूम में पूरे जो है वो सपोर्टर थे, यानी कि किस कोई चीज़ की जो कोई चीज़ होगी जिसके जो है वो सभी समर्थक थे, यानी कि सपोर्टर थे, लेकिन वो अकेली ऐसी बंदी थी जो जो है वो यानी कि विरोधी थी, यानी कि असहमत रखने वाली थी, यानी कि असहमति थी वो, यानी कि मतभेद रखने वाली व्यक्ति थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसेंटर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे।
देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनकैंडेसेंट। दोस्तों इनकैंडेसेंट का मतलब होता है प्रज्वलित, तेज रोशनी देने वाला, यानी कि इमोशनली बहुत ज़्यादा तीव्र, यानी कि जैसे कि गुस्सा। यानी कि आप जो है वो इस वर्ड का दो तरीके से मीनिंग ले सकते हैं। एक तो हमारा लिटरल मीनिंग होता है, जैसे कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी दे रही है, तो उसे आप लिटरली यूज़ कर सकते हो कि इनकैंडेसेंट है। या फिर अगर कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा, अगर कोई इमोशनली यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनली तीव्र है, यानी कि तीव्र यानी कि वो बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, उसके हाव भाव से, उसकी जो है वो चेहरे से, स्वभाव से उसका इमोशन साफ दिख रहा है हमें, तो उसे भी हम जो है वो इनकैंडेसेंट कहते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो आप क्या क्या कहोगे कि उसके चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई दे रही है, यानी कि उसका चेहरा जो है वो खुशी से चमक रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनकैंडेसेंट कहते हैं। यानी कि दोनों तरीके से आप जो है वो इनकैंडेसेंट का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फर्वेंट या फिर शाइनिंग। फर्वेंट का मतलब होता है तीव्र, शाइनिंग का मतलब होता है चमकना, यानी कि रोशनी देना, प्रज्वलित होना। एंटोनिम इसका होता है डिम या फिर डार्क, यानी कि कोई चीज़ जो है वो डल होती है, यानी कि डिम होती है, जिसकी रोशनी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, या फिर कोई चीज़ डार्क होती है, यानी कि अंधकारमय होती है, तो उसे हम कहेंगे डार्क। एंड एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है, हिज फेस वॉज इनकैंडेसेंट विथ रेज, यानी कि उसका जो चेहरा है वो गुस्से से भरा हुआ था, यानी कि गुस्से से चमक रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनकैंडेसेंट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लैबिरिंथ। दोस्तों लैबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया, यानी कि जटिल स्थिति, उलझन जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, उसे हम क्या कहेंगे, लैबिरिंथ हम उसे कहेंगे, यानी कि एक तरीके का भूल भुलैया। वैसे जो सच्ची वाला जो भूल भुलैया होता है ना, उसे भी लैबिरिंथ ही कहते हैं। यानी कि आप जब देखते होंगे कि कहीं कहीं ऐसी प्लेसेस होती है जहाँ पर भूल भुलैया बनाया जाता है, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसे भी लैबिरिंथ कहते हैं। या फिर एक उसका जो अलग मीनिंग हो सकता है वो क्या होता है, जब हम किसी सिचुएशन में, जब हम किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी हमारे लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं होती है। तो उसे भी जो है वो किसी जटिल स्थिति को, उलझन को, किसी किसी जो है वो पेचीदा स्थिति को, किसी प्रॉब्लम को दर्शाने के लिए हम जो है वो लैबिरिंथ का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है पजल या फिर कॉम्प्लेक्सिटी। पजल का मतलब होता है कि यानी कि बिल्कुल उलझन में, यानी कि उलझन आना, उलझन में चले जाना, यानी कि आप जब वो जो बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज हो जाते हो, उसे हम जो है वो पजल या फिर कॉम्प्लेक्सिटी हम उसे कहते हैं। एंटोनिम इसका होता है सिंप्लिसिटी या फिर क्लैरिटी, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है जिस चीज़ में, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्पष्ट होती है, जो समझने में आसान होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंप्लिसिटी या फिर क्लैरिटी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द लीगल सिस्टम कैन समटाइम्स फील लाइक अ लैबिरिंथ। यानी कि हमारी जो न्याय प्रणाली है, हमारी जो लीगल सिस्टम है, वो कभी-कभी जो है वो किसी भूल-भुलैया से कम नहीं लगती। यानी कि वो क्या करते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, ये किसी के समझ में नहीं आता है। यानी कि एक तरीके से वो भी जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाती है। तो इस तरीके से हम जो है वो लैबिरिंथ इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वॉर्टेक्स। दोस्तों वॉर्टेक्स का मतलब होता है बवंडर, चक्रवात, तेज गति से घूमती हुई हवा। यानी कि आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है, बवंडर आता है, तूफान आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वॉर्टेक्स। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है साइक्लोन या फिर वर्ल्ड वाइंड। साइक्लोन का भी मतलब होता है बवंडर, और वर्ल्ड वाइंड का मतलब होता है घूमती हुई हवा। वर्ल्ड का क्या मतलब हुआ, वर्ल्ड का मतलब हुआ घूमना, वाइंड का मतलब हुआ हवा, यानी कि घूमती हुई हवा। एंटोनिम इसका होता है काम या फिर पीस, यानी कि शांति की स्थिति होना, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल होना। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है द एयरप्लेन नैरोली अवॉइडेड अ डेडली वॉर्टेक्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। यानी कि तूफान के दौरान क्या हुआ कि एरोप्लेन ने, यानी कि जो एयरप्लेन होता है, उसने क्या किया कि वो जो है वो डेडली वॉर्टेक्स, यानी कि जो खतरनाक बवंडर है, उससे टकराते हुए जो है वो बाल बाल बचा, यानी कि नैरोली अवॉइडेड हुआ। तो इस तरीके से हम जो है वो वॉर्टेक्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वर्डेंट। दोस्तों वर्डेंट का मतलब होता है हरा भरा, हरियाली से भरा हुआ। यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा हरी भरी होती है, यानी कि समृद्ध होती है, फली फूली होती है, हरियाली से भरी हुई होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्डेंट हम उसे कहेंगे। यानी कि जो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और समृद्ध होती है, यानी कि प्रॉस्परस होती है, तो उसे हम कहेंगे वर्डेंट।
और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ग्रीन या फिर लश। ग्रीन या फिर लश दोनों का मतलब होता है हरियाली से भरा हुआ, हरा भरा। एंटोनिम इसका होता है ड्राई या फिर बैरन। ड्राई का मतलब होता है सूखा, बैरन का मतलब होता है बंजर। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है द बिल्ट अ कॉटेज इन द मिडल ऑफ अ वर्डेंट फॉरेस्ट। यानी कि उन्होंने क्या किया कि एक झोपड़ी यानी कि एक कॉटेज बनाया, कहाँ पर, तो बिल्कुल हरे भरे फॉरेस्ट यानी कि जंगल के बीच में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वर्डेंट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पैरिटी। दोस्तों पैरिटी का मतलब होता है समानता यानी कि बराबरी, यानी कि समानता की भावना होना, इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं। तो उससे क्या कहा जाएगा, पैरिटी उसे कहा जाएगा। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इक्वालिटी या फिर बैलेंस, यानी कि बराबरी होना, संतुलन होना, उससे हम कहेंगे इक्वालिटी या फिर बैलेंस। एंटोनिम इसका होता है इनइक्वालिटी या फिर इम्बैलेंस, यानी कि इनइक्वालिटी यानी होना, असमानता होना, यानी कि इम्बैलेंस मतलब कि बैलेंस ना होना, बैलेंस का अभाव होना, यानी कि संतुलन ना होना, असंतुलित होना। तो उससे हम कहेंगे इनइक्वालिटी या फिर इम्बैलेंस। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है देयर शुड बी पैरिटी इन रूरल एंड अर्बन एजुकेशन। यानी कि ग्रामीण और शहरी शिक्षा में जो है वो पैरिटी होनी चाहिए, यानी कि समानता होनी चाहिए। यानी कि जैसी शिक्षा, जैसा एजुकेशन हमें जो है वो शहरों में मिलता है, वैसा ही एजुकेशन हमें छोटे छोटे गाँवों में भी मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है वो पैरिटी इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है हेफ्ट। दोस्तों हेफ्ट का मतलब होता है वजन, भार, महत्व, प्रभाव। यानी कि एक तो लिटरल मीनिंग आप ले सकते हैं यहाँ पर कि किसी चीज़ का वजन, किसी चीज़ का भार, तो उसे भी कहा जाता है हेफ्ट। या फिर किसी व्यक्ति का भार होना किसी पर। व्यक्ति का भार कैसे होगा, तो किसी व्यक्ति का इम्पैक्ट होता है। यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, महत्व रखता है, यानी कि उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, उस तरीके से वजन होता है किसी व्यक्ति का। तो उसे हम भी है जो है वो हेफ्ट कह सकते हैं। और ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है वेट या फिर इम्पैक्ट। वेट का मतलब होता है वजन, इम्पैक्ट का मतलब होता है यानी कि महत्व या फिर प्रभाव। एंटोनिम इसका होता है वीकनेस या फिर इनसिग्निफिकेंस। वीकनेस का मतलब होता है कमज़ोर, यानी कि जिसमें कोई वजन नहीं होता है। और इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, जो महत्वहीन होता है, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेफ्ट कहेंगे हम उसे। यानी कि इनसिग्निफिकेंस या फिर वीकनेस, ये हमारा एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है ही कुड फील द हेफ्ट ऑफ द हैमर इन हिज हैंड। यानी कि वो अपने हाथ में जो है वो हथौड़े का भार जो है वो महसूस कर पा रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हेफ्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है फिनिकी। दोस्तों फिनिकी का मतलब होता है नखरीला, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला, चूज़ी जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि जो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चूज़ी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नखरीला होता है, सही सटीक उसे चाहिए सब कुछ, यानी कि बारीक बारीक चीज़ों पर ध्यान देने वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिनिकी हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है पर्टिकुलर या फिर चूजी, यानी कि जो चीज़ों को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होता है, यानी कि जो चीज़ उसे जैसी चाहिए वैसी ही चाहिए, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर चूजी होता है, यानी कि बिल्कुल जो है वो किसी चीज़ को सिलेक्ट करने में, किसी चीज़ को पसंद करने में बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है, तो उसे हम कहेंगे पर्टिकुलर या फिर चूजी। एंटोनिम इसका होता है केयरलेस या फिर ईजी गोइंग। केयरलेस का मतलब होता है जिसे कोई परवाह नहीं होती है, उसे कुछ भी दे दो, कुछ भी चाहिए, यानी कि कुछ भी मिल जाए तो अच्छा है। ईजी गोइंग का मतलब होता है जो आराम से, यानी कि कामली हर चीज़ को हैंडल करता है, जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी चीज़ से, यानी कि जो नॉर्मल होता है। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है ही इज़ फिनिकी अबाउट हिज फूड। यानी कि वो जो है वो अपने खाने को लेकर बहुत ज़्यादा नखरीला है, बहुत ज़्यादा चूज़ी है, यानी कि उसे जो है वो, यानी कि जो चीज़ चाहिए खाने में वही चीज़ चाहिए, बाकी वो कुछ एक्स्ट्रा खाता नहीं है। यानी कि बेसिकली वो अपने खाने को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है, यानी कि उसको हर चीज़ें सही सटीक चाहिए, बहुत ही ज़्यादा चूज़ी है। तो इस तरीके से हम जो है वो फिनिकी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें।
और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।